तो जो लास्ट लेक्चर था अपना, अपन उससे जस्ट आगे बात कर रहे हैं। आज अपन एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसलिए हमारे लिए ये समझने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला टॉपिक। लेकिन उससे पहले अपन एक डेरिवेशन कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों ये R2 है और ये पूरी R1 है, यहाँ तो फिर ये जो बची हुई डिस्टेंस होगी वो R1 माइनस R2 रह जाएगी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस R2 है, और यहाँ पे R1 माइनस R2 यानी E और V कैसे रिलेटेड है। अपन क्या करने वाले हैं, इन दोनों के बीच में अपन रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। एंगल थीटा है भाई कोरस्पॉन्डिंग से, पहले बताया जा चुका है। नहीं दिखे तो इधर उधर एडजस्ट हो जाना। तो अब अपन ये ट्रायंगल ले रहे हैं जिसका नाम है ABM। इससे कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस थीटा होगा थीटा के डायग्राम बनाना आप लोगों को। नीचे वाला हाइपोटेनियस है और ये रहा बेस, तो बेस जो है वो रहेगा AM और हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला जो है वो क्या है AB। इसकी AM की वैल्यू कितनी है R1 माइनस R2 और AB की वैल्यू कितनी रहेगी A2A। अब इस 2A को उधर भेज दो, R1 माइनस R2 आपके पास आ जाएगा। ये 2 सरफेसेस है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है भाई, ऐसे पड़े हुए हैं अंदर खड़े हैं, ऐसे सरफेस पड़े हुए हैं। दो सरफेस खड़े ऐसे दिख रहे हैं ना, बिल्कुल इजी है। दो सरफेस खड़े हैं। ये जो फर्स्ट वाला सरफेस इसको मैं नाम देता हूं S1, सरफेस नंबर 1, और इसको मैं नाम देता हूं सरफेस नंबर 2। एक बार देख लो, आप डायग्राम समझ लो फिर बना देना। ये दो सरफेसेस है। अब ये हमारे पास ये जो सरफेस है, इस पूरे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू एक जैसी है, और इसको मैं नाम देता हूं पूरे के ऊपर पोटेंशियल है V प्लस dV। पोटेंशियल इस पूरे सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल है, V प्लस dV, और इस वाले सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जो है वो V है। तो अगर आपसे कहे कि भाई दोनों के बीच में पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, अंतर कितना है दोनों के बीच में, तो इसमें से इसको माइनस कर दो आप। और जब इसमें से इसको माइनस करोगे V प्लस dV में से अगर आपको कहे कि भाई माइनस करो V को, तो V से V कट जाएगा, कितना आ जाएगा डिफरेंस dV। तो ये dV जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना भाई, वो dr कह देता हूँ मैं, dr दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अब आप ध्यान दें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ये अभी मैं आपको ये लेक्चर खत्म, मतलब ये वाला डेरिवेशन खत्म होते समझा दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो हाई कौन सा, ज़्यादा कौन सा पोटेंशियल, ये ज़्यादा है ना, V प्लस dV ये ज़्यादा है, ये हाई पोटेंशियल है, ये कौन सा पोटेंशियल है, लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है इधर की तरफ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर इस सेकेंड वाले सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है, इसको नाम दे दो, बोले A नाम दे दो, पॉइंट A। यहाँ से मैं एक चार्ज को लेकर के जा रहा हूँ, Q0 चार्ज को A से कहाँ तक लेके जा रहा हूँ, B तक, यानी इस सरफेस से इस सरफेस तक लेके जा रहा हूँ। मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके जा रहा हूँ, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उल्टा जा रहा हूँ, मैं फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आप सब ने पढ़ी हुई है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाने में जो वर्क करते हैं वही पोटेंशियल होता है। तो मैं इस Q0 चार्ज को इधर से इधर की तरफ लेके जा रहा हूँ, फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूँ, ठीक है। तो बस मुझे वर्क निकालना है, कितना वर्क करूँगा, तो ये डायग्राम आप कंप्लीट कर दो आप। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैं चार्ज को अपोजिट लेके जा रहा हूँ, तो मुझे वर्क निकालना है। डेरिवेशन भाई बहुत इजी डेरिवेशन है और इम्पॉर्टेंट भी डेरिवेशन है। अभी तक जो आपने डेरिवेशन पढ़े इस चैप्टर में, उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। और तो अब आप लिखना, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट S1 एंड S2 आर टू इक्विपोटेंशियल surfaces. S1 and S2 are two equipotential surfaces having potentials V plus dV and V respectively. दोनों कितने दूर है, कितने पोटेंशियल है भाई दोनों के, V और एक का है V और एक का है, सॉरी एक का V और एक V प्लस dV, और दोनों के बीच में डिस्टेंस dr है, और ये सब हम नहीं लिख रहे हैं, बस हमने तो बता दिया S1 और S2 कौन सा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखना भाई बहुत इजी डेरिवेशन है। अगर पीछे वाले कोई स्टूडेंट, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी फिजिक्स का खेल फार्मूलों पे, पीछे वाले फार्मूले याद है अगर हमें, तो वही फार्मूले आगे काम आएंगे, फार्मूले खाली। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि घर में कहीं पर किसी बड़े पेज पे, चार्ट पे सारे फार्मूले जितने जितने आए लिखते रहो उसको। एक बड़ा चार्ट चिपका दो घर के अंदर, आज आपने डेरिवेशन में जो फार्मूला है वो उसको लिख लो और वो बार बार मेमोराइज करो। जैसे आप ये डेरिवेशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ भी नहीं ले दे करके खाली पिछला वाला फार्मूला यूज़ आ रहा है। तो वर्क डन टू मूव
चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B, A से B तक चार्ज को लेके जा रहे हैं, कितना वर्क करेंगे, मैं इस वर्क को नाम दे रहा हूँ dW, और वर्क का सबको फॉर्मूला पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद है ना, F.dr फोर्स का फॉर्मूला होता है। मैं डॉट हटा रहा हूँ भाई, डॉट हटाते तब क्या आता है, कॉस क्या आता है, कॉस थीटा आता है ना, थीटा कितना आएगा कोई बता सकता है, अरे 0 आएगा 180 आएगा। देखो आप है ना, फोर्स भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसका मतलब फोर्स भी इधर लग रहा है, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट किधर करवा रहे हैं, इधर उल्टा जा रहे हैं हम, अगेंस्ट, अगेंस्ट में तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, माइनस आना ही आना है, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होगी। लिखा आपने, देखना भाई बस, ये फोर्स, फोर्स ये आप लोगों को बताया गया, ये कोई नई चीज़ नहीं है भाई, आप सबको ये बताया गया है कि क्यू नो, अगर कोई भी क्यू चार्ज को अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो उस पर फोर्स लगता है क्यू ई, ये सबको बताया गया है। फोर्स के खाली 2 फॉर्मूले, एक तो कुलाम वाला है के Q1 Q2 बाई R², और अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो क्या फॉर्मूला क्यू ई, है ना, सिंपल सा। लेकिन यहाँ हमने जिस चार्ज को रखा है वो क्यू नहीं, उसका नाम क्या है, क्यू नॉट। तो सीधी सी बात है, अगर एक क्यू नॉट चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स का यही फॉर्मूला है, क्यू नॉट इंटू ई। तो मैं यहाँ एफ की जगह तो रखने वाला हूँ क्यू नॉट इंटू ई, ये dr, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, और ये इक्वेशन नंबर हो गया 1, ये वर्क आ गया, इतना तो ईजी है यार। अब मैं एक दूसरे तरीके से और वर्क निकाल रहा हूँ, एक दूसरे तरीके से, और अगेन आपको देखो एक फॉर्मूला पता है, एक सेकंड देखो आप, पोटेंशियल डिफरेंस का, ये भी फर्स्ट लेक्चर में ही था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला है भाई, फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग मैंने क्या कहा, पूरी फिजिक्स का खेल जो है वो फॉर्मूलों पे ही, पीछे वाला फॉर्मूला आगे काम आएगा, वो फॉर्मूला नहीं आया तो वो और आगे यूज़ आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, तो एक बार आप नज़र डाल देना सब जने भाई, एक बार सब जने देख लेना। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, मैंने पहले ही बता दिया था, लेक्चर स्टार्ट हुआ तो डिफरेंस निकालना है, तो v प्लस dv में से माइनस कर दो v को, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। वर्क कितना कर रहे हैं हम, dw, और किस चार्ज को लेके जा रहे हैं, q नॉट को, तो v से v कट गया, इससे dw और कितना आ गया, q नॉट को उधर भेज दो, q नॉट dv, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों वर्क बराबर कर दो, आ जाएगा आंसर, लिखो फटाफट। दोनों को कंपेयर करो भाई, इक्वेशंस को, कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2। अच्छा ये भाई वर्क का क्या फॉर्मूला आ रहा है, इससे -q नॉट ई dr, और इससे क्या वर्क आ रहा है बताओ मुझे, इससे q नॉट dv, q नॉट से q नॉट कट गया, e क्या रहेगा e, तो मैं उसको उधर भेज देता हूँ भाई, ये माइनस का dv और dr को नीचे भेज देता हूँ, माइनस को भी इधर भेज दिया, ये आंसर आ गया भाई, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको, वेक्टर लगा करके, तो e के ऊपर वेक्टर लग जाएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा dv बाई dr, और एक r कैप अलग से लग जाएगा। r कैप जो है वो वेक्टर है, r कैप यूनिट वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट वेक्टर लिख लो ना खाली, बाकी सब आगे पता चल जाएगा। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, ये नेगेटिव किस पर्पज से आया, ये चीज़ हमें लिखनी है यहाँ पे। तो हमें लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, हियर नेगेटिव साइन indicates that electric potential decreases along the field, पोटेंशियल फील्ड के अलॉन्ग डिक्रीज होता है। क्या मतलब इस बात का, हम क्या कहना चाह रहे हैं,
ये सेंटेंस मेरे बहुत काम का है भाई, बहुत यूजफुल सेंटेंस है। देखें, ध्यान दें, आपको पता होना चाहिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी हुई है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट के अंदर। उसमें ये बताया गया है कि पॉजिटिव चार्ज को, आपने ये पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो। आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ा है तब भी आपको बताया गया पॉजिटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो ना, तो वो अपने आप ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाता है, फील्ड के अलॉन्ग मूव होता है। अच्छा, एक और बात सीखी हमने इस चैप्टर के अंदर कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा मूव जब होता है तो इसका मतलब एक तरफ है हाई पोटेंशियल। अरे ये भी तो सीखा हमने कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करता है हाई पोटेंशियल से किधर जाता है, लो पोटेंशियल। ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा है। तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग भी जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। दोनों बातों को एक साथ अटैच करो ना, फील्ड के अलॉन्ग पॉजिटिव चार्ज जाता है और पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। इसका मतलब फील्ड के अलॉन्ग चलने पे पोटेंशियल लो होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर होगी जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और इस बात को समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर भी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो समझ जाना उसके इधर की तरफ हाई पोटेंशियल है और इधर की तरफ लो है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से किधर होता है, लो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलने पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि फील्ड के अलॉन्ग जाने पे नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलने पे पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इन दोनों बातों को एक साथ रिलेट करना है। पॉजिटिव चार्ज हाई से किधर जाता है, लो। पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अलॉन्ग जा रहा है, इसका मतलब फील्ड खुद किधर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। ये चीज़ आप बना दो डायग्राम। तो आपको याद होगा जैसे अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था जिसमें दो सरफेस बनाए थे, एक का पोटेंशियल V प्लस dV लिया था और दूसरे का पोटेंशियल कितना लिया था, V। तो इसका पोटेंशियल हाई था, इसका लो था, तभी मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। क्लियर। और जैसे एक चीज़ और आप दिमाग में डाल दो वैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आपसे कहा जाता है पोटेंशियल में मैक्सिमम चेंज का किधर होता है, फील्ड में मैं किधर रवाना हूँ कि पोटेंशियल में सबसे ज़्यादा होगा चेंज, अगर मैं फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर जाऊँ तो, मैं थीटा एंगल पे जाऊँ तब, या फील्ड के अलॉन्ग जाऊँ तब, तो हमेशा याद रखना पोटेंशियल में सबसे ज़्यादा चेंज तब होता है जब फील्ड के अलॉन्ग डायरेक्शन में ट्रैवल करो। फील्ड की तरफ जाने पे पोटेंशियल में सबसे ज़्यादा चेंज होता है, क्योंकि फील्ड के अलॉन्ग पोटेंशियल हाई से सीधा क्या होता है, लो होता है। अगर कोई फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाने पे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इस जगह पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है और मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी पोटेंशियल इसी के ऊपर परपेंडिकुलर, तो पोटेंशियल मेरे को 5 वोल्ट ही मिलेगा। पोटेंशियल चेंज किधर होगा, फील्ड के अलॉन्ग जाने पे, और वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको इतना सा दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूँ, फिर इस फॉर्मूले पे आते हैं। चलो आपको मैं यही बता देता हूँ। देखो ये जो फॉर्मूला आपने लिख लिया ये हो गया कंप्लीट। अब मैं नोट में कुछ दूसरी बातें बता रहा हूँ। नोट में देखो, सबसे पहली जो मैं नोट में एक जो मेन चीज़ बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है माइनस dV/dr r कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन का है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना। आप चाहो तो बोले माइनस साइन हटा सकते हो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आपको माइनस हटा देना है। फिर भी जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करना है कि माइनस हट जाए, ऑटोमेटिकली हट जाए। तो आपको अपने आप ही मैं बता दूंगा V की वैल्यू कैसे रखनी है और dr की वैल्यू कैसे रखनी है, कि अपने आप ही माइनस साइन हट जाएगा। इसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। पहले मैं ये बता देता हूँ इन 3D फॉर्मेट, अगर ये फॉर्मूला 3D फॉर्म में लिखना है, ये तो देखो ये मतलब पोजीशन वेक्टर की टर्म में, 3D फॉर्मेट का मतलब है कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। तो एक बार देखो भैया आप, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना है ये फॉर्मूला, तो ये जो है ना, मैंने ये जो पहले देखोगे आप, ये जो मैंने d लिखा है dv, ये जो मैंने dr लिखा है, इस dr की जगह तो आ जाएगा dx, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और जब x कोऑर्डिनेट आता है तो उसके साथ यूनिट वेक्टर जो आता है वो आता है i कैप। क्या आता है, i कैप। फिर ये तो मेरे x डायरेक्शन वाला आया है, अभी ऐसे कैसे कौन सा आएगा, ये y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और y के साथ यूनिट वेक्टर क्या आता है, j कैप। और फिर एक कंपोनेंट आएगा माइनस dv/dz, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k कैप। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, e वेक्टर माइनस कॉमन ले लो डेल बाई डेल एक्स, ये डेल है देखो, d नहीं, अब d हट गया, d की जगह ये डेल हो गया। इस d और ये डेल जो है इन दोनों में डिफरेंस है, ये भी डिफरेंशिएशन का साइन है, ये भी डिफरेंशिएशन का साइन है। पर ये जब डेल का साइन लगाते हैं तो इसका मतलब है खाली ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा,
एक्स के रिस्पेक्ट में होगा और वाई और जेड दोनों कांस्टेंट बन जाएंगे। अभी आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, ये बता रहा है आपको ओनली फॉर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, वाई के रेस्पेक्ट में। एक्स और जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है उनको, और ये बता रहा है जेड की तरह, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानना। अभी अपन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अभी मैंने कुछ नहीं किया, माइनस कॉमन लिया है, तो डेल बाई डेल एक्स और वी को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप रह गया, और ये क्या रह गया अभी, डेल बाई डेल वाई जे कैप और डेल बाई डेल जेड के कैप। इसको आप चाहो ना इस पूरे को एक नया नाम दे सकते हो, और ये भी एक और वर्ड है, इस पूरे को भी है ना एक बोलते हैं डेल, लेकिन ये अलग वाला डेल है। देखो 3 तरह के डी होते हैं भाई, 3 तरह के मतलब डी होते हैं। एक तो ये डी होता है, एक ये होता है जिसको डेल बोलते हैं, 3 या 4 तरह के डी, और एक ये डेल होता है, इसको भी डेल बोलते हैं, और एक ये वाला डेल होता है। ये चारों डेल है, मतलब ये तीनों डेल है, ये डी है, पर तीनों चारों को अपन डीज बोलते हैं, ये 4 डीज होते हैं। ये सब डिफरेंस से रिलेटेड है, डिफरेंस, 2 चीज़ों में डिफरेंस निकालते हैं तब ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जिसको आप आराम से देख सकते हो, आंखों से मेजर कर सकते हो, रूम की इसकी लेंथ का डिफरेंस बता दो भाई, कोई भी चीज़ का 2 चीज़ों का डिफरेंस के लिए ये डेल काम आता है। उससे छोटा डिफरेंस हो तो ये काम आता है। ये और ये दोनों तब काम आता है जब बहुत छोटा डिफरेंस हो, इतना छोटा हम उसको आंखों से नहीं देख सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, बहुत छोटा डिफरेंस। तो ये दोनों डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। अब इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है उसको मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा। तो इस पूरे को आप सिंपल में है ना, इसको एक सिंबल की फॉर्म में लिखते हो डेल, और ये वी लिखा हुआ, ये नोट डाउन कर दो भाई, और इसके ऊपर डेल के ऊपर वेक्टर लगा देना। ये 3D फॉर्मेट में फॉर्मूला है। अब मैं ये वापस रफ कर रहा हूँ भाई, ये सेकंड नंबर पॉइंट लिखा रहा हूँ, यहीं पे है ना सेकंड नंबर पॉइंट। ये फर्स्ट तो आप नोट कर लो, सेकंड नंबर जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, देखो आप ये जो फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला, ये देखो भाई, ये फार्मूला एक बार मैं चलो माइनस के समेत ही बता देता हूँ एक बार, माइनस वाला, ये ई का फार्मूला है माइनस डी वी बाई डी आर। ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना, माइनस पड़ा है। ये जो डी वी है वो डी वी था क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल तो वी है पर आगे डी लगते ही हो गया डिफरेंस। तो ये जो डी वी है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब तो समझते हो ना, 2 जनों के दो पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है माइनस, थोड़ी देर भूल जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस और अपॉन में ये क्या डी आर क्या डिस्टेंस। तो इसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान दें। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है V1, सब देखना भाई, और आप यहाँ से रवाना होकर के इस पॉइंट के ऊपर आ गए और यहाँ पोटेंशियल है V2, V1 से V2 यहाँ तक आ गए, और इस जगह पे डिस्टेंस है x की वैल्यू, चलो x कह दो या r कह दो, बोले r कह दो, आपकी मर्जी हो, जो मैं तो x लिख रहा हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू x1 और यहाँ पे डिस्टेंस है x2। तो भाई मुझे यूँ बताओ आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस करो। तो बस ये तो आपको क्या कन्फ्यूज़न रहेगा, माइनस तो करना है पर किस में से किसको करना है, ये तो कन्फ्यूज़न रहेगा। तो मैं माइनस इसमें से इसको करूँगा V2 माइनस V1। अब आप देखना भाई, मैं बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूँ, V2 माइनस V1, और डिस्टेंस क्या होगी, तो x2 माइनस क्या करोगे x1, क्योंकि यहाँ से रवाना हुए यहाँ तक आया, x2 माइनस x2। अब देखो मैं ये चीज़ जो समझाने वाला हूँ वो चीज़ ये है कि आप तो मुझे ये बताओ कि ये V2 पोटेंशियल बड़ा होगा V1, अरे V2 बड़ा होगा V1, तो भाई सीधी सी बात है V1 बड़ा होगा, फील्ड के अलॉन्ग जाने में पोटेंशियल छोटा होता है, कम होता है, ये पोटेंशियल कम होगा। तो कम में से ज़्यादा माइनस करोगे, ये V2 कम है, कम में से ज़्यादा माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, और आगे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, यानी ई ऑटोमेटिकली प्लस कर देना आपको। अगर आपको आप जब न्यूमेरिकल करते हो और आपको लगता है कि यार ये तो मैंने गलती से इसमें से इसको माइनस कर दिया और मेरा आंसर माइनस का आने लग गया, तो इसका मतलब उसको माइनस नहीं आना चाहिए, तो वहाँ प्लस कर देना आप। समझ में आया? तो अपने आप ये बैलेंस हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि V2 में से V1 करना है, यानी कम में से ज़्यादा पोटेंशियल को माइनस करना है, क्योंकि आगे आप माइनस लगा रहे हो। अगर आप आगे माइनस नहीं लगा रहे हो तो फिर ज़्यादा पोटेंशियल में से किसको माइनस करना है, कम वाले को कर देना, ठीक है। और अपॉन में तो ये बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस का तो आपको पता ही है, ये तो हमेशा ज़्यादा होगी और ये हमेशा कम होगा। अभी क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, ये नोट करो, सेकंड नंबर नोट। अब मैं थर्ड जो पॉइंट है वो ये बताने वाला हूँ आपको। देखो मैं ये इसी जगह बता देता हूँ। चलो थर्ड नंबर पॉइंट जो अब मुझे बताना है, और बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इधर देखो, अब ये ई का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस है, ये समझ गए। मैं माइनस को हटा देता हूँ, लो मुझे पता है मुझे माइनस लाना नहीं है ना। तो ई का फॉर्मूला क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, यही तो फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और पोटेंशियल दे दिया जाए, या पोटेंशियल दे दे और इलेक्ट्रिक फील्ड
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और पोटेंशियल निकालना हो तो कुल मिला के यही फार्मूला काम आएगा। ई और वी दोनों के बीच में रिलेशन का ये एक ही फार्मूला है। जो मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मान लो आपको कहते क्वेश्चन कैसे दो प्लेट्स पड़ी, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ये अर्थ से कनेक्ट की हुई है, ठीक है, और या फिर ऐसे भी हो, मान लो दो प्लेट ये ऐसे पड़ी, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ये प्लेट ये अर्थ से कनेक्ट हो, ठीक है, और ये प्लेट बड़ी पॉजिटिव होगी और ये प्लेट नेगेटिव होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होता है, प्लस से माइनस। ये प्लस वाली प्लेट है और ये वाली प्लेट माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से किधर होता है, माइनस। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस वाली प्लेट का पोटेंशियल है V और जो प्लेट अर्थ से कनेक्ट होती है उसका पोटेंशियल होता है 0। तो मुझे यूँ बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना है डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस कर दो ना आप, तो ज़्यादा में से कम माइनस करो हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस वाले में से इसको माइनस कर लिया करो, तो V में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा V, और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कह देता हूँ मैं D, तो E = V/D। आप चलो इसको प्लेट को देखो, मैं कहता हूँ इस प्लेट का पोटेंशियल है V और इसका पोटेंशियल है 0 और बीच की दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है D, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मुझे E निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा V, और बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी D, V/D। अरे ये समझ रहे हो आप, तो E का फॉर्मूला आ गया V/D। तो आगे मैं है ना ये चैप्टर नहीं लेकिन इसके अगले वाला चैप्टर में मैं ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम में लूँगा, E = V/D। तब आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं, E = V/D। आप पूछोगे नहीं सर कहाँ से आया फॉर्मूला, ये मैंने यहाँ बता दिया। मैं तो ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ आपको, तब है ना V जो होगा V, इस V को आप पोटेंशियल नहीं कह के पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे। देखो दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, V। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस खुद V हो जाए और बीच की डिस्टेंस D हो जाए तो E = V/D होगा। इसमें ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, V नहीं है, ये V पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ रहे हो आप, इसको अपन को बोलना पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको कहते हैं दो प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू V रख देना, बीच की डिस्टेंस D है, तो ये फॉर्मूले की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मेरे लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये भी फॉर्मूला आप काम में ले सकते हो, dV/dr पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, लेकिन कई बार पोटेंशियल डिफरेंस dV नहीं देकर के क्या दे दिया जाएगा, V, तब अपन को ये काम में ले लेना है, ठीक है, नोट डाउन कर लो ये। तो ये फार्मूला मेरे हिसाब से तो आपके क्लियर हो गया होगा, E = V/D। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ऐसा टॉपिक था, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है या नीचे से ऊपर भी हो सकता है। ये एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज एक ड्रॉप है, इसका वेट mg नीचे है, वेट कितना होगा, mg नीचे की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर Q चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है QE, लगता है ना QE। अब ये नेगेटिव चार्ज इसलिए फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, अपोजिट लगेगा, फील्ड के अपोजिट लगता है ना, फील्ड के अपोजिट, तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा QE। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं, आपको पढ़ाया हुआ है कि इक्विलिब्रियम में QE = क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वेट तो हमेशा कहाँ रहता है, नीचे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा एडजस्ट करो कि QE वाला फोर्स जो है वो हमेशा किधर की तरफ दिखे, ऊपर दिखे, QE वाला फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ दिखे। तो बस मैं आपको नई चीज़ ये बताने वाला था कि कई बार क्वेश्चंस में E नहीं दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, E की जगह क्या रखना है, V/D रख देना। अरे समझ में आया क्या, E नहीं दिया, E की जगह V दे दे तो आपको ये फॉर्मूला काम में ले लेना, E की जगह क्या लिख लेना, V/D। तो ये भी चीज़ अटैच कर लो आप। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। जो पहले मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको इस फॉर्मूले पे करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा हर फॉर्मूले पे। ये जो फॉर्मूला है कौन सा वाला, E = -dV/dr r कैप, ये फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो फटाफट, फॉर्मूला भी आप अटैच कर सकते हो कि इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल हो रहे हैं। ये कब काम आएंगे भाई फॉर्मूले, जब हमें पोटेंशियल दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए पोटेंशियल निकालना हो, तो ये फॉर्मूला। तो फर्स्ट नंबर को क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय और ये पोटेंशियल दे दिया V = K/R। K कोई कांस्टेंट है, ये K वो नहीं, K नहीं है 1/4πε0 नहीं है, K कोई दूसरा कांस्टेंट है, लिख लिया, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
एट P और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 1 1। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है 1 1 1 पॉइंट पे। बहुत इजी क्वेश्चन है अभी। देखें, मुझे V की वैल्यू तो दी गई है K बाई आर, ये V तो ये दिया गया है K अपॉन R, और मुझे पॉइंट कौन सा दिया गया है? ये पॉइंट कौन सा दिया गया? पॉइंट P के क्या कोऑर्डिनेट है? 1 1 1। इस P के कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसको वेक्टर में बदलना है। तो कैसे बदला जाता है वेक्टर में, मैं बता देता हूँ। ये पहला x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट होता है, तीसरा वाला z। तो फर्स्ट वाले के साथ i कैप लगाना है, तो 1 के साथ i कैप लगाओगे तो i कैप ही हो जाएगा, प्लस j कैप, और तीसरा वाला क्या रह जाएगा? k कैप। देखना, और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड वेक्टर को अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये भी हमने 11th में सीखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड निकालना, तो रूट में क्या करना है? इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। अरे कोफिशिएंट जो है ना, उनका स्क्वायर करना है रूट में। i का कोफिशिएंट कितना है? 1, 1 का स्क्वायर होगा 1। इधर j का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, k का कोफिशिएंट 1। तो ये मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √3 आ गया, √3 मीटर मैग्नीट्यूड आ गया भाई। तो r कैप क्या आएगा मुझे बताओ? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है भाई? कितना है? देखो ये रहा वेक्टर, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और मैग्नीट्यूड कितना है भाई? मैग्नीट्यूड √3। क्लियर? अब आप एक बार देख लो, फिर नोट डाउन कर लेना। अब मैं मेरे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फार्मूला है E = -dV/dr, और क्या है? r कैप। ये तो फार्मूला है। r कैप इसलिए लगाया क्योंकि अब मुझे P के कोऑर्डिनेट दिए हैं, पूरा वेक्टर फॉर्म में निकालना है मुझे। तो आप मुझे बताओ कि V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू कितनी? V ये पड़ा K बाई आर, और ये r कैप तो अलग पड़ा, ये साइड में है भाई, डिफ्रेंशिएशन से बाहर है r कैप। तो अब आप यहाँ पे K कांस्टेंट को ले लोगे बाहर, K बाहर आ गया, और ये 1/r है। अब ये तो आपने यार 11th में पढ़ा है, डिफ्रेंशिएशन कैसे करता है, नहीं भी सीखा तो भी मैं बता देता हूँ। ये नीचे 1/r है, r को ऊपर भेजोगे, 1/r का log r मत कर देना, वो इंटीग्रेशन होता है, मैं डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहा हूँ। तो r को आप ऊपर भेज दो, K बाहर आ गया, r की कितनी पावर हो गई? -1। r कैप साइड में पड़ा है, इसको तो ध्यान ही नहीं देना अपन को, r कैप को। x की पावर n का क्या डिफ्रेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है भाई? माइनस पड़ा है, k भी पड़ा है। अब ये डिफ्रेंशिएशन का साइन हट रहा है क्योंकि मैं फार्मूला लगा रहा हूँ। तो क्या फार्मूला होता है? x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। याद है ना? अरे 11th में फार्मूला कराया, लिखा है क्या डिफ्रेंशिएशन का? तो डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है, पावर आगे आ जाती है, ये n पावर आगे आ जाती है, और फिर इस x की जितनी भी पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाता है। तो -1 आगे आ गया, और -1 में से और -1 हो गया। बस ये इतना सा था यार, ये छोटे छोटे आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। x की पावर n का, ये x की पावर n का ही तो फॉर्मूला है, और x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन काम आना चाहिए। जैसे पिछला लेक्चर जो था उसमें अपने पॉइंट चार्ज का वो निकाला स्क्वायर वाला, तो उसमें हमने क्या किया था? इंटीग्रेशन किया था। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएशन, और साइड में r कैप पड़ा है। क्या रह गया मुझे बताओ? ये माइनस माइनस कट गया। अब मुझे बता दो, ये r की कितनी पावर रह गई है? -2। k तो पड़ा है, ये r की पावर -2 है, इसको नीचे भेजोगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। ये -2 ऊपर था भाई, नीचे तो +2 हो गया, और ये r कैप, बस वैल्यू रख दो, आ गया आंसर आपका। k r कितना? r n, ये रहा ओनली r, ये कितना है? r √3 है, तो ये √3 का स्क्वायर, और r कैप कितना? ये भी निकाला मैंने, ये पड़ा कितना? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √3। ये √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, k ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 √3, और ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बस आ गया आंसर भाई, नोट डाउन कर दो। इतना तो इजी था यार, वोल्ट पर मीटर। अगर अपन को पोटेंशियल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दे दे, तब आप क्या करोगे? तब आपको ये 3D वाला फार्मूला काम में लेना है, तब अपन को इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल करना है। अगर आपको पोटेंशियल आर की फॉर्म में दे तब तो ये अभी जो करवाए वैसे करना है आपको, लेकिन इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स देते हैं तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये वाला फार्मूला काम आएगा, डेल V वाला। यानी डेल V का मतलब क्या है भाई? आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस, यहाँ बोले V यहाँ लिख लो या बाहर लिख लो, चलो V यहाँ लिख लिया, जे कैप डेल V बाई डेल वाई, और के कैप डेल V बाई डेल जेड। ये अभी तो लिखा है आप लोगों को फार्मूला। तो इस फार्मूले पे अपन करेंगे, यानी v का x के रेस्पेक्ट में अलग से होगा, y के रेस्पेक्ट में अलग से होगा, और z के रेस्पेक्ट में अलग से डिफ्रेंशिएशन होगा। आप चाहो तो पहले अलग अलग टुकड़ों में निकाल दो। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ़ v = 3x² yz, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट 1 1 1, सेम वैसे ही 1 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। खाली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट का है तब तो ये डेल वी बाई डेल एक्स निकालना है, वाई कंपोनेंट का है तो खाली ये, जेड कंपोनेंट का है तो खाली ये, लेकिन हमें तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई देखना, आपको ये डेल का मतलब भी समझ में आ जाएगा कि ये डेल क्यों लगाते हैं, कब लगाया जाता है डेल, डिफरेंशिएशन में डी की जगह डेल क्यों आ जाता है। तो सब देखना, सॉल्व कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। भाई फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ, ये रहा, ये फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं आपके लिए। आई कैप डेल वी बाई डेल एक्स, जे कैप डेल वी बाई डेल वाई और के कैप डेल वी बाई डेल जेड। अब आप देख लो एक बार, फिर आप नोट डाउन कर लेना, बहुत इजी काम है। ये तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा मुझे ये कब फार्मूला लगाना है, जब आपको वी एक्स वाई जेड की फॉर्मेट में दिया जाए, तब यही फार्मूला बचेगा और कोई नहीं रहेगा आपके पास। तो देखना भाई सब जने, एक बार देखना, मैं अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, डेल बाई डेल एक्स वी की जगह वैल्यू रख रहा हूँ। क्या है भाई वी की वैल्यू 3x² वाई जेड, चलो ये भी रख दिया। जे कैप डेल बाई डेल वाई, वी की वैल्यू रखो भाई क्या है 3x² वाई जेड, और प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, वी की जगह वैल्यू रख दी मैंने 3x² वाई जेड। ये समझ में आ रहा है, ये तो सबसे इजी काम था। अब यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y और z कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट होते हैं तो उनका रूल है कि वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाते हैं। तो एक तो 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, ये देखो 3 बाहर आ गया। और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y बाहर आ जाएगा और z बाहर आ जाएगा, y और z सब बाहर आ जाएंगे। तो अंदर खाली कौन रह जाएगा बताओ? अरे x² रह जाएगा ना, अंदर खाली अकेला x² रह गया। इधर कौन कौन बाहर आएंगे भाई? ये y के रेस्पेक्ट में, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, x² बाहर आ जाएगा और z भी बाहर आ जाएगा, और अंदर खाली कौन रह जाएगा? y। और यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, x² बाहर आ जाएगा, y आ जाएगा, तो यहाँ पे अंदर डिफरेंशिएशन होगा ओनली फॉर z का। तो अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, एक बार देख लेना, नज़र डाल देना भाई, ये अब आता है आपको -3yz आई कैप, या आई कैप 3yz। अब भाई देख लो, किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, ये तो सब बाहर पड़े, इनका तो कोई ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं। x² का डिफरेंशिएशन सबको पता है, x² का 2x होता है, 11 में पड़ा हुआ, ये हो गया 2x, निपट गया ये भी। फिर ये माइनस पूरा बाहर ही पड़ा हुआ, अभी पूरा बाहर पड़ा माइनस। ये फिर आई जे कैप 3x² z पड़ा है, y का y के रेस्पेक्ट में होता है 1, कितना होता है 1, ये लो 1 हो गया भाई y का y के रेस्पेक्ट में, प्लस के कैप 3x² y पड़ा है, z का z के रेस्पेक्ट में होता है 1, ये भी हो गया, लो हो गया, ख़त्म, आ गया आंसर। अब बस कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट रखना है भाई, इस पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट, ये देखो लास्ट एंड फाइनल 1 1 1 पे निकालना है। तो लास्ट देख लो भाई, सब बस आ गया। पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखने हैं, जहाँ x दिखे वहाँ रखना है 1, जहाँ y दिखे वहाँ पे भी 1, और z की जगह भी क्या रखना है 1, सब की वैल्यू 1 1 1 है। तो फिर 1 1 तो कहाँ रखने की जरूरत है, ये 1 ये 1 ये 1, ये z हो भाई, ये z है और ये 2 है, ये सब 1 1 1 रखोगे तो x y z सब कुछ 1 हो जाएगा। खाली क्या रहेगा यहाँ पे बताओ मुझे? ये 3 × 2 6 आई कैप, और बाकी x y z सब 1 1 है, तो मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, प्लस ये 3 जे कैप और 3 के कैप। लिख लो फटाफट, बस आ गया आंसर। ये हमारे कंप्लीट हो गया भाई। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अगला, उसमें और डिटेल से अपन टॉपिक पे बात करेंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से 20 एक सामने परपेंडिकुलर खींच लेना है।